हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दो राज्यों के चुनावी रिजल्ट अब आज आने थे और फाइनली वो रिजल्ट आ चुके हैं। आज असल मुद्दा जम्मू कश्मीर का नहीं है, वहाँ की कुछ चीज़ें पहले से ही पता थी, या कह सकते हो वहाँ की कुछ तस्वीरें जो है ना वो पहले से ही हमें दिखाई दे रही थी कि हाँ कुछ कुछ ऐसा रिजल्ट वहाँ पे आने वाला है। असल मुद्दा तो आज हरियाणा का है कि हरियाणा के अंदर किस मुद्दे पे बीजेपी पार्टी जीती है और किस मुद्दे पे कांग्रेस जो है ना वो हारी है। उनके ऊपर आज हमें इस लेक्चर के अंदर या इस कंसेप्ट टॉक के अंदर बात करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील बिश्नोई। स्टार IQ एजुकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा इतिहास में पहली बार हुआ है। भारत में तो बीजेपी ने हैट्रिक लगाई ही है, लेकिन हरियाणा के इतिहास में ही पहली बार हुआ है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना है और 1 नवंबर 1966 के बाद में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाए। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया कि वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है और पिछली बार से तो उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और नंबर ऑफ सीट भी बढ़ी है और इस बार उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। पिछली बार जहां पे उसे एक सहारे की जरूरत पड़ी थी, एक पार्टी की जरूरत पड़ी थी, जिस पार्टी का नाम था जेजेपी पार्टी, हालांकि इस बार वो पार्टी बिल्कुल नदारद हो चुकी है, गायब हो चुकी है। ये भी जनता का ही फैसला है। यहाँ पे भी मोटिवेशन है, अगर आप जनता की नहीं सुनोगे, क्योंकि इन्होंने वोट मांगे थे किसके लिए कि बीजेपी को जमना पार करेंगे, और जैसे ही रिजल्ट आया बीजेपी की जाके गोद में जाके बैठे थे तो लोगों को वो गुस्सा था। समय तो आता ही है, इनको लगा कि हाँ जैसा आज दिन है वैसे हमेशा ही रहेगा। वो हमेशा वैसा नहीं रहा। 5 साल का समय बहुत करीब था, भाग के ही समय आ गया समझिएगा। और इस बार बिल्कुल दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कोई भी पर्सन इस पार्टी का। पिछली बार तो खैर इस पार्टी को सहारे की जरूरत पड़ी थी, इस बार कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। पूर्ण बहुमत से खुद सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है ये पार्टी, बीजेपी पार्टी। एक्चुअली पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सीटें वहां पे भी 90 हैं। हालांकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी वहां पे टोटल 90 सीटें हैं। हरियाणा में भी 90 ही सीटें हैं। वहां पे भी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो 46 का है। यहाँ पे भी आंकड़ा 46 का ही है। यहाँ पे एक पार्टी है जिसके पास है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, इसके पास में 42 सीट आई है। पूर्ण बहुमत तो किसी के पास नहीं आया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस मिलके दोनों जो है ना वो सरकार बनाने जा रही है। ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। के साथ यहाँ पे बीजेपी के पास 29 सीटें आई है। उसका भी पहले से ही पता था, क्योंकि उसका कारण है कि बीजेपी को वोट जम्मू में ज्यादा मिलते हैं कि ये पार्टी हिंदू पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है, तो वो एक सांप्रदायिक वाला हिस्सा निकल के आता ही है हमेशा। पीडीपी की 3 सीटें आई है, सीपीआई की भी सीटें, आम आदमी पार्टी की भी यहाँ पे एक सीट देखने को मिली है, कुछ और भी अन्य भी। ये उमर अब्दुल्ला है, ये अपना विनिंग सर्टिफिकेट लिया है और के साथ साथ ये अपनी सरकार बनाएंगे किसके साथ मिलके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलके। ठीक है, इनका तो मसला यही था। अब बात करते हैं हरियाणा का। पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं कि हरियाणा का रिजल्ट आने से पहले 5 अक्टूबर को जो है ना इलेक्शन हुए थे, आप सबको पता है, पोलिंग हुई। अब हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया था इसमें। इस 5 अक्टूबर के पोलिंग के बाद में हरियाणा के अंदर जो है ना वो मतलब बाद में ही क्या होता है कि एग्जिट पोल आने लग जाते हैं। एग्जिट पोल क्या होते हैं सर? एग्जिट पोल का एक सीधा सा मतलब होता है कि जो रिपोर्टर होते हैं, जब कोई लोग वोट डाल के आ रहे होते हैं तो जो लाइनों में खड़े होते हैं वहां पे जाके और वो रिपोर्टर पूछते हैं कि आप इस बार किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, किसको आप जिता रहे हैं। कुछ लोग जवाब दे देते हैं, कुछ लोग जवाब नहीं देते हैं, तो उनके आधार पे एक कयास लगाते हैं कि हाँ, जैसे मान लेते हैं कुछ ने कह दिया बीजेपी को, कुछ ने कहा कांग्रेस को, कुछ ने कहा कि इसको ऐसे करके जो है ना भाई किसी पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट का नाम लेते हैं। इस लिहाज से वो एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं। इनका कंक्लूजन ये था, जो 5 तारीख को वोट हुए उसके शाम से ही ये स्टार्ट कर चुके थे। सभी ने ऑलमोस्ट पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को जिताते दिखाया था, बीजेपी को बहुत पीछे कर दिया था। बाकी पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मतलब लगभग 2-4 सीटें जीतते दिखाई दे रहे थे। मेन पार्टी तो कांग्रेस और बीजेपी, इनमें से कांग्रेस को जिताते दिखा रहे थे। जितने भी एग्जिट पोल है ये सारे के सारे फेल हो गए। पहली तो बात ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार फेल हुए, ये फेल तो जो आपके लोकसभा के चुनाव थे ना वहां पे भी हो गए थे। लोकसभा के जैसे ही वोट हुए उसके बाद में 1 जून के बाद में ये सभी कहने लग गए कि जीतेगी कौन, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी को उन्होंने फिर पीछे कर रखा था। हुआ फिर से गेम पलट गया। ये एक पार्टी को इन्होंने किसी ने बहुमत दिलाए रखा था, तो बहुमत तो नहीं आया था किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पास में। वहां भी झूठे पड़े, यहां भी झूठे पड़े। इसका मतलब ये है कि एग्जिट पोल वाले अपनी दुकान बंद कर लो। पहले
पहले इनका भी आजकल इनको आज ट्रोल किया जा रहा है। भाई इन ये किस लिए ग्राउंड होमवर्क तो करते नहीं होंगे, वैसे ही मतलब अपने मन की मर्जी की बातें ऑनलाइन बैठे बैठे ही कह देते हैं, वर्क फ्रॉम होम से ही शायद इनका काम चल रहा होगा। तो ये तो झूठे पड़े ही पड़े, फिलहाल के लिए ये ट्रोल हो रहे हैं। मतलब इनका न्यूज से कह सकते हो मोटे तौर पे सबका भरोसा एक प्रकार से उठ गया होगा। लोकसभा में भी उठा था, कुछ कुछ यहाँ से भी उठा। अब बात करते हैं कुछ खास चेहरों की। जो एक बड़ा चेहरा जो देश की सबसे अमीर महिला है, जिनका नाम है सावित्री जिंदल। आप जीते हैं हिसार से, निर्दलीय, ठीक है ना, क्योंकि कमल गुप्ता हिसार में बीजेपी से, और हालांकि वो सिटिंग मिनिस्टर भी थे, लेकिन फिर भी जो है ना इन्होंने हराया एक बड़ा चेहरा। फिलहाल के लिए कह सकता हूं कि इनके परिवार का लिए ये साल अच्छा है। इनका ही बेटा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल जो है ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं बीजेपी पार्टी से। अब माँ जो है ना वो विधायक, हालांकि थोड़े टाइम के लिए राजनीति से दूर रहे थे, पहले भी हालांकि राजनीति में हिस्से में रहे थे, लेकिन फिर से इसी साल में माँ बेटा दोनों जो है ना राजनीति में आए। तो अपने आप में एक फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट चेहरा जो देश की सबसे अमीर महिला है, ये चुनाव जीती है। हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है? हरियाणा की स्थिति ये है कि टोटल सीटें जो है ना 48, मतलब बीजेपी के पास में 48 सीटें हैं। बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं, 46 बहुमत के लिए चाहिए थी, तो बिल्कुल पूर्ण बहुमत आया है, किसी की जरूरत नहीं है। 2 नंबर पे कांग्रेस पार्टी आई है, जो पीछे है, काफी पीछे है, मतलब कह सकते हो आप लोग मोटे तौर पे 10 सीट 9-10 सीट जो है ना इनके पास होती और तो जाके ये इसके पास पहुंचते। तो 2 नंबर पे ये है। इनेलो के पास में 2 है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल हुआ है। जो खुद चौटाला साहब, अभय चौटाला है, वो हार गए, अपने गढ़ को नहीं बचा पाए। कुछ अन्य सीटें भी आई है यहाँ पे। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जैसे कल से हम लोग एग्जिट पोल देख रहे थे, तो एग्जिट पोल के आधार पे सुबह 8 बजे आते आते तो 65 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो यूं समझ के लग रहा था कि क्लीन स्वीप होने वाला है, इस बार अच्छे से कांग्रेस आएगी, बहुत बढ़िया तरीके से बीजेपी को जो है ना पीछे छोड़ देगी। 9:30 बजे धीरे धीरे तो बीजेपी और कांग्रेस है टक्कर में आने लगी। 43 सीट है। उसके बाद में समय आगे बढ़ा तो करते करते 51 सीटों पे बढ़त बना ली थी बीजेपी ने, और लगातार बीजेपी 51 सीटों की बढ़त के बाद ओवरऑल करकुरा के कंक्लूजन में 48 सीटें, जिसमें हरियाणा में इस बार 67.90% वोटिंग हुई है। मोटे तौर पर 68% वोटिंग हुई है। पिछली बार 68.20% थी, इस बार 67.90, मतलब पिछली बार से थोड़ी वोटिंग कम तो थी, लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी ने बहुमत देखा। ये हरियाणा के आप हैं सीएम, हरियाणा के सीएम थे, अगली बार भी सीएम बनाने की इन्हीं की ही बात चल रही है। नायब सिंह सैनी, हरियाणा में 2% वोट है सैनी के, लेकिन फिर भी जो है ना बीजेपी इस प्रकार के दांव खेलने में आगे रही है। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। 2019 का मुकाबला अगर देखा जाए तो 2019 में बीजेपी के पास 40 सीटें आई थी, इस बार 48 आई है, मतलब इन्होंने फायदा देखने को मिला सीधा 8 सीटों का। कांग्रेस के पास भी हालांकि फायदा ही है, 6 सीटें बढ़ी है, लेकिन इस फायदे का फिलहाल के लिए वो कहेंगे कि हम अचार डालेंगे, हमें फायदा चाहिए था इस प्रकार वाला। जेजेपी के पास में तो फायदा नहीं है, भयंकर नुकसान देखने को मिला। पिछली बार 10 सीटें थी, जो बड़ा एक ह्यूज मार्जिन था, इस बार तो 0 हो चुका है। इनेलो के पास में पिछली बार 1 सीट आई थी, इस बार 2 आ गई है, लेकिन फिर भी इनको नुकसान है, क्योंकि जो मुख्य नेता थे वो खुद हार चुके हैं। बाकी जो है ना अन्य सीटें कुछ रही है ऐसी ही। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत देने के लिए हरियाणा वासियों का हृदय से आभार है। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है कि हमें जनता का फैसला स्वीकार है, पार्टी में तालमेल की कोई कमी नहीं, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। कई जगहों पे ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, ये एक स्टार्ट हो चुका है। लोकसभा में हालांकि इस चीज से बचे हुए थे, अब ये बात स्टार्ट हो चुकी है ईवीएम में गड़बड़ी। तो ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है क्या? तो बहुत कम चांसेस है। देखो ईवीएम में गड़बड़ी, इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन आपके लिए करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेहरा जो फिलहाल के लिए एक ये चेहरा हुआ, ये चेहरे फिलहाल के लिए हार चुके हैं। भजनलाल का गढ़, आदमपुर का गढ़, जो पिछले 56 सालों से कह सकते हो कि अभेद किला कह रहे थे इसको, वो किला इस बार के लिए भेद दिया गया है, मतलब इस बार भजनलाल परिवार वहां से हार गया है। एलनाबाद का गढ़ हारा जा चुका है। एलनाबाद का गढ़ हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए, इस बार तीनों लाल, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल के वारिस
लावारिसों के चेहरे जो है ना, उनको उनके चेहरों की लाली है वो जनता ने छीन ली है। चुनावी मैदान में उतरे तीनों लाल के 12 लाल में से सिर्फ 4 को ही जनता का आशीर्वाद मिला है। इस बार सबसे ज्यादा 7 प्रत्याशी देवीलाल परिवार से चुनाव में लड़े थे। सिर्फ अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला को ही जीत मिली है। खास बात है कि परिवार के कई सदस्य अपने से ही लड़के जो है ना हारे हैं, अपने आपस में ही लड़ के हारे। तो चौटाला परिवार लड़ रहे हैं ना, वो हार रहे हैं। तो शाम से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध को हराया और विरासत की जो है ना वो जंग जीत ली है समझो। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र भव्य आदुमपुर का अपना किला जो है वो नहीं बचा पाए। छोटे बेटा हालांकि इनका जो चंद्रमोहन था ना, चंद्रमोहन पंचकुला से जीत गए हैं कांग्रेस के, और इन्होंने हराया ज्ञानचंद गुप्ता को, जो स्पीकर थे हमारी विधानसभा के, वो उनको हरा दिया गया। अभी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो भी हारे क्यों है, इसकी वजह क्या है, देखो छोटे छोटे सटीक से पॉइंट है, उनकी वजह क्या है हारने की। सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ना बहुत शांत दिखाई दी मुझे, और यहां से थोड़ा हल्ला ज्यादा होता दिखाई दिया कि हम इस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास में संविधान है, हम संविधान को बचा रहे हैं, और एक्चुअली किसानों के ऊपर जो संकट हुए, जो अत्याचार हुए, हम उनके साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। बार बार किसान 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 यूज कर रहे थे। इधर से ये कहा गया कि भाई 36 बिरादरी के हम साथ हैं, मतलब ये किसानों के साथ है। कहने का मतलब किसान इन द सेंस हरियाणा में एक जाट परिवार के साथ में है, बाकी 35 को भूल रहे हैं। मतलब 36 जात कह लो आप लोग, या बिरादरी कह लो, परिवार कह लो, हम 35 बाकियों के साथ में है। ये एक छोटी सी सिंपैथी थी जो बहुत बड़ा गेम भी चेंज किया है कि इसका मतलब, अच्छा ये बीजेपी हमेशा से कहते आई है कि वो किसान किसान नहीं थे, वो एक जाट एक परिवार था, जाटी परिवार था उन्होंने, और वो असल में किसान नहीं थे, वो कुछ और थे, ऐसा इनका कहना था। ठीक है ना, इन्होंने इस बात को पकड़ा कि देखो तुम्हारी बातें जो है वो किसानों को किसान नहीं कहा जा रहा है, फर्जी किसान कहा जा रहा है उनको, ये सिर्फ किसान किसान करते रहे। इन्होंने बाकी 35 पे फोकस कर लिया, क्योंकि यहां से सिंपैथी बटोरी, जिससे दलित समाज के वोट लेने स्टार्ट किए, बनिया समाज के वोट लेने स्टार्ट किए, पंजाबी समाज का वोट लेना स्टार्ट किया, इन्होंने वोट बैंक वहां से कलेक्ट किया, यहां से वोट आया। ये गेम चेंज हुए हैं, वो मैं बता रहा हूं इनका। अच्छा, इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट जो चल रहा था वो चल रहा था अग्निवीर योजना का। अग्निवीर का पॉइंट चल तो रहा था, ये तो चलो बात ठीक है, समझ में आती है हमें, लेकिन अग्निवीर योजना का भी गेम चेंज कर दिया था। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी, इन्होंने कहा था कि 10% कोटा मिलेगा अग्निवीरों को। तो ये बात कहीं ना कहीं तसल्ली देने वाली थी हरियाणा के लोगों को। मतलब फौजियों के लिए सबसे पहली बात बुरी लग रही थी कि यार अग्निवीर है, 4 साल का कंसेप्ट है, 5 साल है, 2 साल है, हम क्या करेंगे इसके बाद में, परमानेंट नौकरी नहीं है। इन्होंने कह दिया कि अग्निवीरों को 10% कोटा मिलेगा, हरियाणा के अंदर जो बाकी ग्रुप सी डी के एग्जाम होंगे वहां पे इनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, होगी तसल्ली। अच्छा, एक चेहरा ये रहा। अब ये चेहरा भी बड़ा गेम चेंज किया, हालांकि ये जीत गई है, आप जीत गई हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां से आरोप ये लगाए जा रहे थे, क्या आरोप थे, कि विनेश फोगाट को बीजेपी ने वहां गोल्ड मेडल लाने दिया, बीजेपी की वजह से 100 ग्राम वजन बढ़ा दिखाई दिया। और इनके ऊपर आरोप जैसे ही राजनीति में आए थे उससे पहले ही, एक ब्रिजभूषण वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी डिस्कस ये किया था कि ये सारे जो है ना वो दिल्ली जंतर मंतर पे जो है ना प्रदर्शन किया था। तो बीजेपी सरकार का उस पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी या कोई बहुत बड़े नेता बोलते दिखाई दिए ही नहीं, इनके ऊपर आए नहीं, वो आगे बिल्कुल ही नहीं आए आगे। क्यों नहीं आए आगे इसलिए नहीं आए क्योंकि इस पे ज्यादा बोलेंगे तो महिलाओं से संबंधित कुछ बातें होंगी। इन्होंने बहुत कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे पास फोन किया, मैंने बात नहीं की है उनसे, रिकॉर्डिंग वो चलाना चाहते हैं, वो हराना चाहते हैं। बीजेपी ने इतना जरूर कहा था कि अगर आपको कोई आपत्ति थी उनसे तो पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखवाते, ना कि प्रदर्शन करने आते। आप थाने तो गए ही नहीं, आप डायरेक्ट प्रदर्शन किए हैं। आप केवल और केवल हुड्डा परिवार की तरफ से यहाँ पे आए हैं, आप राजनीति में जाना चाहते हैं। तब की बात वो बार बार कह रहे थे ब्रिजभूषण राजनीति में जाना चाहते हो, और ये तुरंत जैसे कांग्रेस में आई लोगों के मन में एक चीज चली गई, कहते हाँ ये वाकई राजनीति के लिए कर रहे थे, इनको कोई लेना देना था, कोई मुद्दा नहीं था इनका, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे थे। एक पॉइंट लोगों के मन में अटकले वहां गई, वहां जाके रुके कि हाँ ये सिर्फ इनको मतलब राजनीति से है, शायद लोगों को ये रहा होगा। इसी वजह से अच्छा कास्ट का भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। कास्ट का इफेक्ट तो मैंने अभी आपको वैसे बता ही दिया है आपका कि कांग्रेस सिर्फ जाट परिवार की तरफ लगी रही, ये बाकी 35, ये जाट को छोड़ के बाकी 35 के पीछे लगे रहे, साइलेंटली लगे रहे।
और जैसे मनोहर लाल खट्टर को चुनावी रैलियों में नहीं लाया गया क्योंकि जनता उनसे नाराज थी, उनको दूर किया। पंजाबी समाज को भी मुख्यमंत्री बनाया, सैनी समाज को बनाया, मतलब ये नए नए चेहरों को दे रहे हैं मौका, इसका भी एक फैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। एक गेम चेंज यहां से भी कहीं न कहीं देखने को मिला। गुटबाजी, सीएम के वोट डालने से पहले ही 2-3 दिन पहले ही आपस में कर रहे हैं। अच्छा, ये खुद जीते हुए माने जा रहे हैं, हम जीत चुके हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हुड्डा नहीं बनेंगे, मैं बनेंगे, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसी चीजें चलने लग गई थी आपस में। तो लोग इस चीज से भी कट रहे थे कि अभी तक तो वोट भी नहीं पड़े हैं, उससे पहले ही मैं मुख्यमंत्री है, तुम मुख्यमंत्री बनोगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहीं नहीं बात नहीं आई, सारे साइलेंट रहे, चुप रहे, कोई जवाब नहीं देने के लिए कहा गया, ना ही चाहे विनेश फोगाट वाला मामला हो, चाहे महिलाओं का कोई मामला हो, किसानों का कोई मामला हो। आपने नोटिस किया होगा, मैंने भी चुनावी रैलियों को इस बार नोटिस किया, न्यूज को बहुत बारीकी से देखा, पढ़ा कि कौन क्या क्या बोल रहा है, तो देखा कि इनमें से किसी मुद्दे पे वो खास बोल ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक बात पे बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, ये इनकी कमियां निकालने पे जुट गए। अरे एक्चुअली ज्यादातर तो गृह क्लेश ही ले डूबा, यूं समझो आपस में ही, जो है ना, मुख्यमंत्री मैं या वो, मेरा हक बनता है, मैं मुख्यमंत्री बनने के लायक हूं, इस प्रकार के काम में ये जीत मान चुके थे लगभग लगभग। जो थोड़ा हो सकता है और कॉन्फिडेंस लग रहा था इनका इनके साथ थोड़ी बहुत ज़्यादा बुरी बनी थी, ठीक है ना। वो मंदिर में ना, इनको भगवान के मंदिर में गए तो प्रसाद नहीं मिला, वापस आए तो चप्पल नहीं मिली इनको। ये बिल्कुल तरोताजा बीजेपी में ही थे, ठीक है ना, अच्छा खासा, चलो ठीक है, पार्टी सरकार में रूलिंग पार्टी में रहते तो ठीक रहता। इनको लगा, एग्जिट पोल देख लिया लगता है इन्होंने, ठीक है ना, रुझान देख लिया, क्योंकि लोकसभा में रुझान ये था कि 5 कांग्रेस की सीट आई, 5 बीजेपी की, तो लगभग मान चुके थे कि सरकार से लोग ऊब चुके हैं, लगातार 10 साल चल रही है, तो इस बार तो कांग्रेस आनी आनी है। इन्होंने सोचा चलो ठीक है, अब कांग्रेस में चले जाते हैं। बहुत बुरी बनी, हरियाणवी भाषा में कहे तो बुंडी बन गई, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ पे भी बीजेपी ने बड़ा गजब का गेम चला है। इनकी पार्टी का तो कुछ कुछ लोगों की जो जमानतें भी जब्त हो चुकी है, ये तो 1000 वोट के लिए भी तरसे हैं शायद पूरे हरियाणा के अंदर, इनका तो हाल ये रहा। इनको कांग्रेस ने कहा था कि तुम 7 सीटों पे लड़ लो, बाकियों पे हम लड़ लेंगे। ये बोले नहीं, हमें तो डबल डिजिट में सीटें चाहिए, पूरे हरियाणा में हम अकेले लड़ेंगे। एक तो बेवकूफ़ी ये कर दी, एटलीस्ट उनके साथ में जाके लड़ते तो कुछ ना कुछ सिंपैथी होती, एटलीस्ट एक सीट तो आती, क्योंकि आने वाले 2025 में फरवरी में इलेक्शन दिल्ली में होने वाले हैं, तो और महाराष्ट्र में आगे इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां से कुछ सिंपैथी देखने को मिलती। पहले ही शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं, वापिस आए, बाहर सरकार ने बाहर निकाल दिया, कहते ठीक है जाओ, खुले जाओ, जितने सिंपैथी बटोर सकते हो उतनी बटोरो। कितनी की बटोर पाई, कितना का नाम आपने हरियाणा में इनका सुना, कितना बिजली पानी फ्री के या स्कूल के बारे में सुना, कहीं सिंपैथी नहीं निकल के आई। आतिशी को सीएम बना दिया गया दिल्ली में, ठीक है बना दिया, क्या फर्क पड़ा। हालांकि राजनीति हो सकता है दिल्ली में फिर से कुछ गेम चेंज हो जाए, बात अलग है, लेकिन बीजेपी बड़ा साइलेंटली वार कर रही है। अगर आप राजनीति को समझने की कोशिश करो, ये लोकतंत्र के महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए चेहरे हैं, जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, कैसे वोटर को स्विंग किया जाता है। तो कुछ परसेंटेज वोटर देखो परम भगत होते हैं, लेकिन स्विंग वोटर जो होते हैं ना, जो मन बदल देते हैं, मन उनका बदलवाते हैं। अब इसमें पता है किस लेवल पे काम हुआ था, एक लेवल पे यहां पे भी काम हुआ था। क्या काम हुआ था, एक आरएसएस है, हालांकि इनसे ये बीच में थोड़े खफा भी हो गए थे, कहा भी दिया गया था कि हाँ आरएसएस की वजह से नहीं, हम हमारी खुद की विचारधारा से जीते हैं। बाद में इन्होंने जेपी नड्डा वगैरह ने माफी भी मांगी थी। तो आरएसएस के प्रमुख जो है ना, मोहन भागवत, आप इमेजिन करो पिछले 4 महीने में 16,000 रैलियां की है, 16,000 रैलियां हरियाणा में, छोटी बात नहीं होती, छोटी 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 16,000 रैलियां। और लोगों के मन में धीरे धीरे जहन में एक बात भरी, और वो बात ये भरी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदुत्व पे काम करेंगे, मुसलमानों को दूर भगाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, ये मुसलमानों को करीब ला रही है, लव जिहाद जैसा मामला होगा, गड़बड़ होगा, हम क्या करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। इनका एक टारगेट था। ये चीजें, ये बारीकी की चीजें, ये बहुत लंबा लॉन्ग इफेक्ट देती है। इसके ऊपर कांग्रेस, अच्छा एक बात और इंटरेस्टिंग हुआ, एक बयान और भी था जो राहुल गांधी जी ने, गोहाना की जलेबी आपको पता बड़ी फेमस जलेबी है, तो कहा कि हम जलेबी की फैक्ट्री लगा देंगे। अब जुबान फिसल गई होगी कहीं ना कहीं, पहले आलू से सोना बनाने की बात हो रही थी, अब राहुल गांधी जी ने कह दिया कि जलेबी की फैक्ट्री। अब जलेबी तो दुकान का प्रोडक्ट है, फैक्ट्री तो है नहीं। तो इन्होंने, लोगों ने कहा कि ये दुकान का प्रोडक्ट है, ये कहाँ फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हो, जलेबी हलवाई की दुकान होती है, वहां पे जलेबी बनाई जाती है, फैक्ट्री में थोड़ी ना बनती है। तो बीजेपी ने बड़ा साइलेंटली वार किया, जीतते ही इस बार लड्डू नहीं बंट रहे हैं, इस बार पेड़े नहीं बंट रहे हैं, इस बार जलेबी ट्रोल हो रही है, खुद नेता लोग जलेबी उतार रहे हैं,
खुद सारे जलेबी खा रहे हैं, जलेबी का ही फोटो दिखा रहे हैं, बस कहते हैं लो खाओ जलेबी खाओ, इस बार जलेबी खिलाएंगे तुम्हें। जलेबी इसलिए ट्रोल हो रही है। कांग्रेस खुद कह रही है, कांग्रेस ये कह रही मतलब वही है, इन पे ईवीएम टेम्परिंग का कह रहे हैं कि हम लोग इन इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिल्कुल सही है, फेयर इलेक्शन हुए, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो दैट्स ऑल, ये था आज के इस पूरे सेशन के बारे में। आप लोगों की वैसे क्या राय है, क्या मुद्दा रहा है, क्या सही है, क्या गलत रहा है, आप अपना जो है ना वो मत रख सकते हैं पॉजिटिव वे में कमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने अगले सेशन के दौरान, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे।